अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। 6 पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। न्याजी साहब को गिरफ्तार करने के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और उसकी फुटेज भी मेरे पास आ गई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तोशाखाना केस में किस किस तरह से मिसगाइड करते रहे हैं, किस तरह से PTI के लोग पहले मिठाइयाँ बांटते रहे और फिर फाइनली जो है उनको पता चला कि ये हमारे सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है। फिर न्याजी साहब ने अचानक से एक हंगामी मीटिंग बुलाई। आज मैं आपको सारी अंदर की खबर देने वाली हूँ कि उस मीटिंग में कितने अफराद शरीक थे, उनके नाम क्या थे और फाइनली जो खुफिया प्लान न्याजी साहब ने बनाया है वो क्या है। और न्याजी साहब जो हैं वो PDM के पैरों में गिरने को मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। वो न्याजी साहब जो कहा करते थे कि NRO में नहीं दूंगा, अब वो NRO मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझे किसी तरीके से बचा लो। क्या कहानी है सारी, वो आज आपके सामने रखूंगी। साथ ही आज आपको खबर देनी है शहरियार अफरीदी के हवाले से कि उनकी पिटाई हुई है और जिस तरह से उनके कपड़े फाड़ने के पीछे की जो असल कहानी है वो आपके सामने रखूंगी। शेख रशीद के घर सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन शेख रशीद जनाजे तक में उन्होंने शिरकत नहीं की। इसके पीछे का क्या माजरा है, क्या कहानी है, वो भी आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इस वक्त ये फुटेज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। ये एक बख्तरबंद गाड़ी है जो पहुंच चुकी है न्याजी साहब को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि आज ही अदालत में उनको पेश होना है। और आपको पता है कि इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे जज दिलावर मलिक के ऊपर, और फाइनली जो जज साहब हैं, जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने क्या कहा वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक का जो ताज़ा तरीन बयान न्याजी साहब ने दिया है वो बहुत ही हैरान कुन है। और उस बयान में वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि मैं PDM से और एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं कि इस चीज़ को, इस पूरे मामले को अपनी ज़ात से निकाल दें, यानी ज़ात से ऊपर होकर सोचें और मुल्क का सोचें। और साथ में वो PDM को और एस्टैब्लिशमेंट को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हम सब मिलकर अब फाइनली क्या करते हैं कि मैं इस स्टेज पर आ गया हूँ कि हम सब मिलकर मुल्क का सोचते हैं। क्या कह रहे हैं न्याजी साहब, किस तरह से तरले मिन्नतें कर रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। मैं आज भी अपने उन लोगों को जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, मैं तो PDM के लोगों को, सबको, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, सबको कहना चाहता हूं कि देखिए, टाइम आ गया मुल्क का सोचने का। अपनी सोच जात बीच में से निकाल दे। जब भी मुल्क का सोचेंगे अपनी जात से हट के, हम सब बैठ के वही फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर। जी, तो आपने सुना कि न्याजी साहब जो हैं वो PDM और एस्टैब्लिशमेंट के पैरों में गिरने को तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि मुझसे जो है वो डील कर लो। उन्होंने पूरी तरह से वाज़ेह पैगाम दे दिया है। हालांकि माजी में न्याजी साहब क्या कहा करते थे, वो कहते थे कि हर किसी से मैं बात करूंगा लेकिन इन चोरों से मैं कभी बात नहीं करूंगा। क्या कहते थे, सुनिए जरा। हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। अच्छा, फिर न्याजी साहब सिर्फ यहीं तक नहीं कहते थे, बल्कि वो कहते थे मैं कल्ला ही काफी हूं। क्या कहते थे, ये भी जरा सुनिए। मैं कल्ला ही काफी हूं। और फिर अब उसके बाद देखें कि वो किस तरह से इमोशनल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, PDM को और एस्टैब्लिशमेंट को। वो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद कितनी बीमार हैं, जितने भी लोगों को पकड़ के जेलों में बंद किया है उनकी उम्र 75 साल हैं। ये वही इमरान न्याजी साहब हैं जो नवाज शरीफ के बारे में कहा करते थे कि इसको मैं जेल में बंद करूंगा, मैं चूहे छोड़ दूंगा, मैं AC हटा दूंगा, मैं TV हटा दूंगा। मरियम नवाज जो उनकी बेटी की उम्र की हैं, उनको कहा करते थे ये नानी है, इस नानी को मजा चखा दूंगा। अब वो किस तरह से मिन्नतें करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। रिपोर्ट दी डॉक्टर यास्मीन कितनी दफा बीमार हुई है, तकरीबन 75 साल की है। महमूद रशीद वो 70 साल से ऊपर है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, बीमार हुए कितनी दफा। एजाज चौधरी तकरीबन 10 kg अपना वजन लूज कर बैठे, डायबिटिक हैं। आलिया हमजा बड़ी बुरी तरह बीमार रही, अभी उन्होंने वकील ने बताया कि इस बार ही मिले वो थोड़ी ठीक थी। तो मैं उमर चीमा के हालात बताए, वो वेट लूज कर बैठा है, उसकी बीवी अदालत में गई, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। इस पे मुझे शहबाज शरीफ का वो क्लिप याद आता है जिसमें वो कहते थे कि डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। क्या कहते थे, जरा सुनिए। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह, डांग आप फिरनी है इंशाल्लाह। जी, तो शहबाज शरीफ कहते थे कि तुहानू सारियां नू डांग फिरनी है। उस वक्त शहबाज शरीफ कहते थे ना तुसी साडे नाल लंच करो। आज जो कारमा आपके सामने है वो आ रहा है, जो आप हमारे साथ करोगे आज वही कल आपके साथ होगा। लेकिन बाज नहीं आते थे न्याजी साहब, किस किस तरह की फिरौनियत भरी बातें किया करते थे। बड़े सारे एविडेंसेस हैं, आप माजी में सुन चुके हैं। अब मैं कितने क्लिप आपको सुनाऊंगी, इसलिए मैं अगली न्यूज़ की तरफ जाती हूँ। और वो मैं आपको बता दूं कि परवेज खटक ने भी अब अपना इंटरव्यू दिया है। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारे
इंकशाफात किए हैं, प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैंने आपको बताया, लेकिन अब की बार वो ये कह रहे हैं कि नियाजी साहब ने बकायदा जो है वो अपनी पार्टी के लोगों की तकसीम करके ग्रुप्स बनाए थे और उन ग्रुप्स की ड्यूटीज लगाई थी कि कौन से बंदे की कौन सी ड्यूटी होगी। उसमें उन्होंने बताया कि जनाब जो सीनियर लीडरशिप थी उनको इस बात से बेखबर रखा गया। उनको नहीं बताया गया कि आर्मी तंसीबात के ऊपर हमले करवाने हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी सीनियर लीडरान हैं, ऑब्वियसली उन्होंने कई कई साल जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने गुजारे हुए थे, तो उन्होंने कभी भी न्याजी को ये मशवरा नहीं देना था, और अगर वो देते भी तो न्याजी साहब ने मानना नहीं था, क्योंकि परवेज खटक कहते हैं कि वो हमारी बात सुनते मानते नहीं थे। अब परवेज खटक ने ये कहा है कि जनाब इन्होंने बाकायदा तौर पर 2 ग्रुप्स बनाए हुए थे जिनका काम ही यही था कि इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करने हैं, और मकसद ये था कि फौज को इस हद तक उकसाया जाए कि लोगों की और फौज की आपस में लड़ाई करवा दी जाए और फिर खुलेआम गोलियां चलें और इंसानी हकूक की तंजीमों के नाम पे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर थू थू करने का, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक जो है, मौका मिल जाए। और न्याजी साहब जिन ताकतों के बलबूते पर आए हैं उनका मिशन इम्पॉसिबल जो है उसको पॉसिबल कर दिखाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। क्या कहा परवेज खटक ने, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। हम लोगों को बुलाते थे, हम उनको ये भी हर इनविटेशन में हमने कहा पुरअमन एहतजाज होगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कुछ नहीं। लेकिन एक और टीम बनी थी जो हमारे नज़र में नहीं थी, हमें ख्याल में नहीं था, उनको कोई और डायरेक्शन दी थी। उस दिन हमने एहतजाज की कॉल दी और पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, लेकिन ये नहीं पता था, कोई कह के जो हमारे सीनियर लीडर्स है किसी को भी एतमाद में नहीं लिया कि उस दिन ये जाकर इस यहाँ पर इन तनसीबात पर अटैक करेंगे। किसी पार्टी का सीनियर ओहदेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने खान साहब को तजवीज़ दिया। फैसला वो खुद करते हैं, सुनते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन फैसला उसकी मर्जी का। फिर हम सुबह तड़पते रहे, जो मर्जी करें, फैसला उन्होंने खुद किया। देखिए अजीब कमाल हुआ है कि सब लोग तैयार हो गए, इन्होंने अटैक, पीटीआई के लोगों ने अटैक कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस दिन गोली नहीं चली। अगर फौज गोली चलाती तो इस मुल्क में इंतशार होता और बहुत बुरा हाल होता। ये हैं जी टक्कर के लोग। असद कैसर की बात कर लेते हैं। असद कैसर अक्सर सहाफ़ियों के साथ बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, उनके हाथ झटक देते हैं, तुमने ये क्या बात कर दी। वही असद कैसर जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कई घंटे तक छुपे रहे, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। और दूसरी तरफ जो न्याजी साहब दुहाइयां दे रहे हैं यास्मीन राशिद की, इनकी खवातीन फिर भी कम अज कम मर्दों से बेहतर निकली हैं। यास्मीन राशिद जो हैं वो जुडिशल रिमांड पे 17 अगस्त तक उनको दोबारा से तौसीम मिल गई है, यानी 17 अगस्त तक अब वो मजीद अपनी जेल को काटेंगी। और जो खवातीन उनके साथ ऑलरेडी जेलों में बंद हैं वो भी आपके सामने है। खुदीजा शाह को भी आपको पता है कि वो जमानत उनकी मुस्तरद हो गई है। बाकी जो खवातीन है वो भी जेलों के अंदर बदस्तूर जो है वो बंद हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जनाब जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज हैं जी हुमायूं दिलावर, वो ही समाअत करेंगे। इसके बारे में आज बहुत मिठाइयाँ बांटी गई जब ये कहा गया कि जनाब जी समाअत, ये जो केस है इसको पेंडिंग किया गया है और जज दिलावर मलिक जो हैं वो अब ये केस की समाअत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि जस्टिस आमिर फारूक ने अपना सारा मलबा जो है वापस जज दिलावर मलिक के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा जी केस की समाअत वो ही करेंगे तोशाखाना केस की। और जो इलेक्शन कमीशन का वकील है उसने तो इनको धो डाला। मैं जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि ये पूरा फैसला आया क्या है। तो इससे पहले कि मैं पढ़ूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो जज दिलावर मलिक हैं उनके बारे में बार बार न्याजी साहब और उनके वकला जो हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं और उनके ऊपर फेसबुक का इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जी आप तो माजी में फेसबुक पे न्याजी के खिलाफ जो है पोस्ट लगाते रहे हैं। उस पर आपको याद होगा कि जो जज दिलावर मलिक हैं उन्होंने FIA से रब्ता कर लिया था कि जनाब इन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, और FIA ने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाई उसमें उन्होंने बताया कि जो FB पेजेस ये दिखा रहे हैं वो पेजेस ही दरअसल जो हैं वो दिलावर मलिक के नहीं है। उसके बाद न्याजी साहब ने जिस तरह से अदालत के अंदर धावा बोला, अपने लोगों से उनके ऊपर बदतमीजी करवाई, वो जो पेपर्स थे उनके वकला ने उनके ऊपर जो है वो बिखेरे फेंके और फिर जो है उनको शड़ब कहा। उसके बाद जनाब ये मज़े की कहानी ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में दोबारा जो है वो जो इन्होंने कहा था कि दूसरी अदालत में केस को मुंतकिल किया जाए उसको कैंसिल करते हुए, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए ये कहा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस से मुतल्लिक दायर 8 अपीलों पर फैसला जो है वो हमने सुना दिया, जिसमें तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का जो केस है वो काबिल समाअत करार देने का जो सेशन कोर्ट का फैसला है वो कल अदम करार दे दिया गया है। साथ ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सेशन कोर्ट फ्री कैन को दोबारा सुनकर केस की काबिल समाअत होने का
फैसला किया जाएगा और ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर फैसला करते वक्त पटिशन में उठाए गए निकात जो हैं उनका भी कहा गया कि जवाब दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना की समाअत करेंगे। ये सुनने के बाद उनकी मिठाइयाँ जो अंदर थीं वो भी बाहर निकल आईं और अदालत ने अपने तहरीरी फैसले के अंदर ये भी लिखा कि जज को सोशल मीडिया पे मुबैना पोस्ट लगाने का जो इल्ज़ाम, जो इन्होंने एफबी का इल्ज़ाम लगाया था, उससे अलहदा होने का कहा गया, जिस पर जज पर तासुब के इल्ज़ाम पर केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की गई, जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की और एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने खुद ही से मंसूब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे इनकार किया। उन्होंने कहा ये मेरे अकाउंट्स ही नहीं है। और जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने झूठी और जाली पोस्ट दिखाकर जज दिलावर मलिक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो अब आप देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ी पहुंच चुकी है और उस सिलसिले में न्याजी साहब ने बाकायदा कुछ लोगों को बुलाकर मीटिंग की है और वो खुफिया मीटिंग में कौन कौन अफराद शामिल थे और उन्होंने क्या प्लानिंग की है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने भी तोशाखाना केस के अंदर आकर अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसमें उन्होंने क्या क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रखती हूँ। उन्होंने कहा कि 4 साल की जो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं न्याजी साहब ने, जो अपने टैक्स के गोशवारे जमा करवाए हैं, उसमें 1 तोला सोना भी उन्होंने उस गोशवारे के अंदर मेंशन नहीं किया। वकील ने यह भी कहा कि टैक्स रिटर्न्स का तो कोई केस के साथ ताल्लुक भी नहीं है और हर साल जो ये अपने गोशवारे जमा कराते हैं उसमें ये 4 बकरियां लिख देते हैं। न्याजी साहब ने मज़ेदार बात ये देखें कि अपने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं उसके अंदर उन्होंने अपनी जो कुल कायनात, अपनी जो जायदाद लिखी है उसमें ना कोई गाड़ी लिखी है, ना कोई बाइक लिखी है, ना कोई सोना लिखा है। उन्होंने सिर्फ अपने 3 घर मेंशन किए हैं, वो भी उनकी मजबूरी है कि सारी दुनिया को पता है कि वो उनके घर हैं। हैरानकुन तौर पे उन्होंने अपने घर की जो 3 घरों की कीमत है वो और जो फर्नीचर की कीमत है वो 5 लाख रुपए लिखी है टोटल मिला के। हालांकि वहाँ पे डिज़ाइनर फर्नीचर है और उसके बाद आप ये देखें कि ना उन्होंने तोशाखाना के जो तहाइफ हैं वो लिखे हैं, ना उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी की चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ उन्होंने अपने असासों में लिखा है। तो क्या लिखा है, वो कट्टे वच्छे और वो क्या थे, बकरे, यानी कि 4 बकरे उन्होंने लिखे हैं कि ये मेरी जो है ना कुल कायनात है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब इन्होंने एक नई साजिश तैयार की है, क्योंकि नाज़िर साहब को पता है कि आज के दिन में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जैसे जैसे आपको बताया था कि अगस्त और सितंबर करीब आएगा, नाज़िर साहब के ऊपर शिकंजा जो है वो काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने ज़मान पार्क के अंदर फौरी तौर पे जो है कुछ लोगों को बुलाया। मैं उनके नाम भी रिवील कर देती हूँ। इन्होंने मुबैना तौर पे शाह महमूद कुरैशी को बुलाया, एतजाज़ एहसन को बुलाया, लतीफ़ खोसा को बुलाया, उसके बाद इनके जो वकील हैं शुएब शाहीन जो मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आपको नज़र आते हैं उनको बुलाया, 4 सूबों के लॉयर विंग के जो सदूर हैं उनको इन्होंने बुलाया। इन सबको इन्होंने बिठाकर पहले इन सब के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि जी अगर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनके जाने के बाद जो इनकी पार्टी है उसको जो संभालेंगे वो लीड करेंगे शाह महमूद कुरैशी। उसके बाद इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को वहाँ से उठाया। अंदर का हाल अहवाल आपको बता रही हूँ। 20 मिनट इन तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स का नाम मैं ले रही हूँ इन सब से हट के अलग जाकर उनको कुछ चीज़ें समझाई। जो उन्होंने 20 मिनट की तवील मीटिंग की उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने 2 लोगों के खिलाफ, यानी 2 इदारों के खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलानी है। नंबर 1 वकला तहरीक आपने चलानी है। तमाम वकला जिनको 2 महीने से बारबेक्यू पार्टीज़ करवाई जा रही थी उनके थ्रू आपने जो है वो वकला तहरीक चलानी है। और जो जजेस मुझे सज़ा देंगे अदलिया के खिलाफ भी आपने कैंपेन चलानी है और जनरल इलेक्शन की आपने भरपूर कैंपेन चलाकर आगे बढ़ना है ताकि आप लोग जीत सकें। और फौज और अदलिया के खिलाफ जो है ना आपने प्रॉपर एक बयानिया बनवाना है। ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जब इन्होंने दे दिए जो है शाह महमूद कुरैशी को, उसके बाद ये वहाँ से आकर इधर बैठे हैं अपने इन तमाम लोगों में, जिसमें एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, वकील इनके शुएब शाहीन और 4 सूबों के लॉयर विंग के जो लोग थे। उन्होंने भी बड़े अजीबो गरीब किस्म के मशवरे नाज़िर साहब को दिए कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। उन तमाम ऑप्शंस के ऊपर भी जनाब गौर किया गया। तो यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि लॉयर्स तहरीक चलाकर इन्होंने नाज़िर साहब ने मुल्क के अंदर अनरेस्ट पैदा करना है। दोबारा से 9 मई के वाक़यात को दोहराना चाहते हैं, दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और अब की बार अदलिया को और फौज को दोबारा से बदनाम करने का प्लान है, क्योंकि नाज़िर साहब को इस पूरे मामले के अंदर 2.5 से 4 साल की जो कैद है वो हो सकती है, जेल हो सकती है।
बाकी जनाब वो जिसे कहते हैं ना, आज जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और अगली खबर पे चलते हैं कि शेख रशीद के घर सफ़े मातम बिछी और शेख रशीद जो हैं वो उस जनाजे पे नहीं पहुंचे। बताया जाता है कि उनकी भाभी की डेथ हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन शेख रशीद जो हैं उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि जनाब जी इतना जुल्म करें जितना आप सह सकें, जबकि अपने माजी में ये किस तरह की बातें करते रहे कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, लटका दो, मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सब बयान देते रहे हैं शेख रशीद। लेकिन अब वो क्या वीडियो बयान अपना उन्होंने जारी किया है और जनाजे तक में उन्होंने शिरकत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी का डर था। तो वो कहाँ गई से जेल आपका ससुराल और हथकड़ी आपका जेवर, आप जेवर पहन के भी वहां पे आ सकते थे। क्या कह रहे हैं शेख रशीद, खुद ही सुन लीजिए। मैं इंतहाई अफसोस के आलम में ये वीडियो बयान दे रहा हूं कि राशिद शफीक की वालदा साहबा का कल इंतकाल हो गया। रात इन्होंने मेरे घर 2 रेड किए, फ्रीडम हाउस पे रेड किए, 2 मुलाजमों को लेके उनको लापता कर दिया। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूंगा कि इतना जुल्म करें जो सह सकें। और अब बात कर लेते हैं जनाब शहरियार अफरीदी की। शहरियार अफरीदी के बारे में आप जानते हैं कि वो जितनी बार भी अरेस्ट हुए हैं, अली मोहम्मद खान की तरह उनके साथ भी ये हुआ कि हर बार जब वो छूटते थे उनको बेल मिलती थी, दोबारा से गिरफ्तार होते थे, 10वीं बार दोबारा से गिरफ्तार हुए। अब की बार बताया जाता है कि उन्होंने जनाब हाथापाई की पुलिस के कुछ अहलकारों के साथ और बदले में उन पुलिस के अहलकारों ने भी जो है वो थप्पड़ थप्पड़ मारे। और उन्होंने जब गिरेबान पकड़ के यानी खींचा तो जनाब जी बटन शटन फट गए और फिर शहरियार अफरीदी को मौका मिल गया दिखाने का कि ये देखिए जी मुझे जख्म आ गए हैं, ये देखिए जी मेरे पैरों पे इन्होंने जुल्म किया हुआ है, मुझे मारते रहे हैं जेल में, मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। और माजी में ये टक्कर के लोग जो हैं राना सनाउल्लाह के ऊपर इस तरह के केस बनाते थे। आपको याद होगा शहरियार अफरीदी ने ही मंशियात का केस जो है बनाया था। और मुझे याद पड़ता है कि उनका एक मुझे क्लिप याद आता है कि पहले वो कहा करते थे कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो बाकायदा तौर पे उनकी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। और बाद में खुद उन्होंने आकर कहा कि लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया जी, लोगों ने मुझे फंसा दिया कि आपके पास वीडियोस मौजूद है। मैंने तो वीडियोस का कहा ही नहीं, मैंने तो फुटेजेस का कहा था। बंदा पूछे ओ अल्लाह के बंदे, फुटेज में और वीडियो में फ़र्क क्या होता है? ये ज़रा तमाम जो क्लिप्स हैं ये शहरियार अफरीदी की ज़बानी, आप सुने कि माजी में वो क्या कुछ कहते रहे। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को, राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। और मेरे साथ से एक चीज जोड़ी गई कि वीडियो वीडियो वीडियो। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और डीजीएनएफ मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की फुटेज, उसको अजीब तरीके से पेश कर दिया गया। जी तो जनाब ये थे वो टक्कर के लोग कि न्याजी साहब जो हैं वो पीडीएम के घुटनों में बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि आओ अपनी ज़ात को ऊपर करके बात करें। जब अपना उनको पता चल गया कि अब मैं गिरफ्तार होने ही वाला हूँ, रात 10 बजे उन्होंने ये अपना बयान जारी किया। दूसरी तरफ वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोगों की उम्रें बता रहे हैं, तीसरी तरफ मैंने आपको तोशा खाना का बताया, चौथी तरफ वो साजिश भी कर रहे हैं, जितने लोगों को बुला के उन्होंने जो खुफिया मीटिंग की है। अदलिया और फौज के खिलाफ कैंपेन भी चलाना चाहते हैं, एक तरफ घुटने भी पकड़ लेते हैं। न्याजी साहब जलेड भी टर्न्स लेते हुए हमेशा की तरह रेडी हैं। ये तमाम खबरें जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, शेख रशीद से लेकर और इलेक्शन कमीशन के वकील तक और शहरियार अफरीदी से लेकर जनाब इन तमाम लोगों तक और शाह महमूद कुरैशी तक, इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।